150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन की अनुमोदना के बाद अमल में आएगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस अमेजिंग सेशन में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनके आने से आखिर क्या बदलाव आया है, क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं, वो हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता भी होगा, ये जो नए क्रिमिनल लॉज हैं, इनका जो बिल है वो फरवरी में पास हो गया था, बट दे हैव कम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2024। अब वन बाय वन हम ये देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हमारे क्रिमिनल लॉज में। इन जनरल हम बात करें हमारे क्रिमिनल लॉज की, तो इट हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला था हमारा इंडियन पीनल कोड। उसमें क्या बताया गया था? उसमें यह बताया गया ऑफेंसेस की पनिशमेंट क्या होगी, या ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया था इंडियन पीनल कोड में। दूसरा जो क्रिमिनल लॉज का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जैसे कि वर्ड ही यहां पर बता रहा है, जो कि प्रोसीजर बताता है। किसी व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया, उसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कराई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, कौन से कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा, क्या पनिशमेंट उसको अवॉर्ड करी जा सकती है, कौन से मजिस्ट्रेट की कितनी पावर है पनिशमेंट देने की, ये सब चीजें हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई थी। लास्टली जो थर्ड इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट हमें यह बताता है कि कौन कौन से एविडेंस आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो, कौन से एविडेंस कोर्ट में मान्य होंगे या आपके एडमिसिबल होंगे, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ये सारी चीजें आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट में बताई गई थी। बट ये जो जितने भी हमारे लॉज हैं ये बहुत पुराने, बहुत पहले बन चुके थे। इंडियन पिनल कोड हमारा 1860 में बन गया था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बना था, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये लॉज बने थे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो आज के दिन, या मैं कहूं 1 जुलाई से पहले तक जो हम इफेक्ट में था, वो 1973 में बना था। अब जैसे कि यहां पर लिखा है, कर्टेन्स फॉल ऑन आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये तीनों लॉज खत्म हो चुके हैं, इनकी जगह नए लॉज आ गए हैं। वन बाय वन अब हम ये देखते हैं कि इन नए लॉज के आने से क्या बदलाव हुए हैं। तो जी सबसे पहले तो हम देखते हैं नोमेनक्लेचर, या नेम भी चेंज हुआ है। इंडियन पिनल कोड जो कि 1860 में बना था और जिसका पर्पस क्या है? ऑफेंसेस को डिफाइन करना, डिफाइंस ऑफेंसेस एंड प्रोवाइड्स पनिशमेंट। वो पनिशमेंट भी बताता है कि चोरी की कितनी पनिशमेंट होगी, मर्डर की कितनी पनिशमेंट होगी, थेफ्ट, रॉबरी की कितनी पनिशमेंट होगी। ये सब चीजें हमारी इंडियन पिनल कोड में दी गई है। इसलिए इंडियन पिनल कोड को हम एक सब्सटैंटिव लॉ कहते थे। सब्सटैंटिव लॉज कौन से होते हैं? जो किसी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं। सब्सटैंटिव लॉ के बाद दूसरी कैटेगरी होती है प्रोसीजरल लॉ, जो कि हमारा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कोई प्रोसीजर ले डाउन करते हैं। तो इसी पे पहले हम बात करते हैं इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करके अब हमने उसका नाम क्या रख दिया है? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, अब हमारे इंडियन पिनल कोड का नया नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता। अब आप अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा, आप लोग भी फ्यूचर में जब लॉ पढ़ोगे, तो जब भी आप लॉ के बेयर एक्ट्स खरीदोगे, अब उन पर इंडियन पिनल कोड लिखा हुआ नहीं होगा, अब उन पर क्या लिखा होगा? भारतीय न्याय संहिता। फिर दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्रिमिनल लॉ है वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड।
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपका था 1973 में इट केम इनटू फोर्स। इससे पहले भी अलग अलग तरह के क्रिमिनल लॉज के प्रोसीजर हमें बताए गए थे, बट 1973 में उन सबको क्लब करके एक नया कोड बना दिया गया था। तो 1973 में जो ये कोड आया, इसमें एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी कैसे होगी, कौन कंडक्ट करेगा, ट्रायल, इन सब चीजों के बारे में, फिर पनिशमेंट, अवॉर्ड करने का भी प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस या जो प्रोसीजर हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताए गए। अब इसका भी नाम बदल के क्या रख दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दिस इज संहिता। ठीक है जी। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट लॉ है हमारा क्रिमिनल लॉज का, वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इस इंडियन एविडेंस एक्ट का इट केम इनटू बीइंग 1872। अब इसका क्या पर्पस था, इसका पर्पस था ये बताना कौन से जो एविडेंस हैं, विच एविडेंस विल बी एक्सेप्टेड इन कोर्ट, कि कौन कौन से एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट करेगा और कौन से एविडेंस पे एक डिसीजन दिया जा सकता है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए इंडियन एविडेंस एक्ट में। डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला है उस समय जो वो स्टेटमेंट देता है उसकी क्या रेलेवेंस होगी, ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में प्ली ऑफ एलिबाई का कॉन्सेप्ट है कि जिस दिन आप पे एलिगेशन लगी कि आपने 1 तारीख को यहां पर इस जगह पर ये ऑफेंस कमिट किया था, इसलिए हम आपको पनिश कर रहे हैं। अब वहां पर एविडेंस दे सकते हो कि मैं तो जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ उस प्लेस ऑफ क्राइम पर था ही नहीं, आई वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं। अब इसका भी नाम बदल के क्या रख दिया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य हम एविडेंस को ही कहते हैं। तो एक तरीके से इन जो ये जो वर्ड्स है ना, इनका हिंदी ट्रांसलेशन ही है हमारे जो नए नाम दिए गए हैं। अब पर्पस क्या है, क्यों हमने ये नए क्रिमिनल लॉज लाए। कभी भी कोई भी कानून पढ़ो, कोई अमेंडमेंट पढ़ो, हमेशा उसका पर्पस आपको जरूर पता होना चाहिए। नाउ लेट अस लुक एट द पर्पस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अमेंडमेंट? तो जी दीज लॉज वर चेंज्ड टू एंश्योर स्पीडियर जस्टिस, ताकि लोगों को स्पीडी जस्टिस मिले, जल्दी न्याय मिले। क्योंकि ये लॉज इतने पुराने बने हुए हैं, तो हमारे देश में अब एडवांसमेंट के साथ हमें जरूरी है कि हमें स्पीडी जस्टिस मिले। क्योंकि हम कहते हैं डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपको न्याय मिलने में देरी हो गई तो वो क्या है, वो भी एक तरीके का अन्याय ही हो रहा है आपके साथ। तो स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए एंड टू बी इन सिंक विद दिस डे एंड एज, जैसे जैसे हमारे एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड या साइबर मैटर्स रिलेटेड भी बहुत सारे ऑफेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो उनसे टैकल करने के लिए भी हमें नए लॉज चाहिए, नए एविडेंस कलेक्शन का टूल चाहिए। तो उन सबको भी इन नए लॉज में इनकॉर्पोरेट किया गया है। देन न्यू फॉर्म्स ऑफ क्राइम दैट अकर, द गवर्नमेंट हैज सेड दैट जजमेंट्स आर नाउ रिक्वायर्ड विद इन 45 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रायल। ये भी स्पीडी जस्टिस इंश्योर करने के लिए, जिस दिन कोर्ट ने ट्रायल कंप्लीट कर दिया उसके 45 दिन के अंदर अंदर जजमेंट देनी होगी। चार्जेस टू बी फ्रेम्ड विद इन 60 days ऑफ फर्स्ट हियरिंग, यानी कि जिस दिन केस की पहली सुनवाई हुई उसके 60 दिन के अंदर अंदर जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं या जो हमारे जज हैं वो चार्जेस की फ्रेमिंग करेंगे। ठीक है, अब ये तो हमने मोटा मोटा समझ लिया कि है क्या क्या नोमेनक्लेचर चेंज हुआ, क्या पर्पस अकम्प्लिश हुआ है इन नए लॉ से। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या चेंज आया है, क्या मेजर चेंजेस हैं। वी विल बी स्टडिंग और यू विल गेट टू नो सम ऑफ द चेंजेस जो बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं उनके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर चेंजेस आल्सो, बट एज लॉ स्टूडेंट्स या एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस जो हमें पता होने चाहिए, दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू इन टुडेज सेशन। तो जी इसके बाद हाँ वन बाय वन देखते हैं हम। फर्स्ट इज दे मेक वीडियोग्राफी ऑफ क्राइम सीन्स मैंडेटरी फॉर ऑल हीनियस क्राइम्स। हीनियस मतलब जिनकी पनिशमेंट 7 साल या उससे ज्यादा है, या जो बहुत ही ग्रेव ऑफेंसेस हैं। जब आप उनकी इन्वेस्टिगेशन करने जाओगे, कौन करता है इन्वेस्टिगेशन? पुलिस। जब भी पुलिस हीनियस ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उनको वीडियोग्राफी करना अब मैंडेटरी कर दिया गया है। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज दैट हैज बीन ब्रॉट बाय द न्यू क्रिमिनल लॉज। ये क्यों किया गया है? ताकि एविडेंस के साथ टेम्परिंग ना की जाए। कई बार पुलिस भी अपने पार्ट पे
टेम्परिंग कर देती है एविडेंस के साथ, या अक्यूज्ड बाद में टेम्परिंग कर देता है एविडेंस के साथ, उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये जो प्रिंसिपल है या ये नया कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट किया गया है। देन समन्स, समन्स क्या होता है? दो तरीके होते हैं किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने के, एक होता है समन्स, दूसरा होता है वारंट। समन क्या है? आप उसके घर पे नोटिस भेज दोगे कि जी इस दिन आपके अगेंस्ट केस जो इंस्टीट्यूट हुआ है इसकी हियरिंग हम इस दिन करेंगे, आपको कोर्ट में बुलाएंगे। वारंट क्या होता है? जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है। ये डिफरेंस है समन्स और वारंट्स में। समन में सिर्फ आपको नोटिस दिया जाएगा, वारंट में आपको पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, ठीक है। तो समन से रिलेटेड क्या है? समन्स कैन बी सर्व्ड इलेक्ट्रॉनिकली। अब जरूरी नहीं है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम नोटिस भेजेंगे, उस तक पहुंचाया जाएगा, साइन कराया जाएगा, उन सब टेक्निकलिटीज की जरूरत नहीं है। जब हमारे देश में इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है तो हम समन्स को इलेक्ट्रॉनिकली भी सर्व कर सकते हैं, जिससे कि एक्सपीडाइट मतलब स्पीडी होगा क्या? लीगल प्रोसेसेस, स्पीडी जस्टिस मिलेगी। अगेन गोल क्या है, पर्पस क्या है सारे लॉज का? स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करना। देन थर्ड वन इज there are provisions for fixed punishments as well as restorative justice like imposition of community service। ये नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है अब की बार लॉज में। पहले जो क्रिमिनल लॉज बनते थे उनका अप्रोच कौन सी थी? रेट्रीब्यूटिव। रेट्रीब्यूटिव मतलब किसी ने गलत किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अब हम क्रिमिनल लॉज में पनिशमेंट को कौन सी थ्योरी फॉलो करते हैं? रिफॉर्मेटिव या रिहैबिलिटेटिव। उसकी अप्रोच क्या है कि हर व्यक्ति में बदलाव का स्कोप होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए ही हमें उसको पनिशमेंट देनी चाहिए। इसलिए जब कहीं भी कोई छोटा मोटा ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई पेटी ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वहां हम उसको कम्युनिटी सर्विस की सजा भी दे सकते हैं। कम्युनिटी सर्विस मतलब जो जज है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो कि गिल्टी पाया गया, उसको कम्युनिटी सर्विस करने के लिए यानी कि कम्युनिटी के भले के लिए कुछ काम करने के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। फिर उसके बाद फोर्थ वी हैव स्कोप ऑफ admissibility was expanded to take into account digital evidence and records to strengthen investigation। कई बार क्या होता है, आप लोगों ने अगर न्यूज में पढ़ा हो, जजमेंट्स में पढ़ा हो कि जो व्हाट्सएप पे चैट्स हैं या जो ईमेल्स हैं उनको क्या हम एज एन एविडेंस ट्रीट कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसे मैटर्स को लेके कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं उनको भी एज एन एविडेंस एडमिसिबल कर दिया गया है। बट अगेन इट विल बी अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट इन जनरल, ताकि वो पोजीशन जो है, जो कंफ्यूजन थी उसको क्लैरिफाई कर दिया गया है। इवन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैन बी प्रेजेंटेड एज एविडेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, भारतीय न्याय संहिता बिल यूएपीए's डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट अडॉप्टेड। यूएपीए क्या है? अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ कोई भी ऐसा अनलॉफुल असेंबली फॉर्म करके हेट्रेड फैला रहा है, देश के अगेंस्ट काम कर रहा है, उनको हम पनिश करते हैं। आईपीसी में भी हम टेररिस्ट की वही डेफिनेशन इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। एंड जो इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहती है? एक्सप्लेनेशन टू दिस सेक्शन अलाउज एन ऑफिसर not below the rank of superintendent of police to decide if the prosecution of the terrorist should continue under UAPA or under 113 of IPC or the new भारतीय न्याय संहिता। यानी कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो डिसाइड करेगा कि जिस व्यक्ति को हमने अरेस्ट करा है उसको हम यूएपीए के अंडर ट्राई करेंगे या हम उसको आईपीसी के सेक्शन 113 के अंडर ट्राई करेंगे। तो ये ज्यूरिसडिक्शन या ये पावर हमने किसको दी है? एसपी को। कम से कम एसपी रैंक का व्यक्ति जो है वो डिसाइड करेगा। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो क्या कहता है? द न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 73 स्टिपुलेट्स दैट दोज हु प्रिंट, ये भी हमारा क्या है? बीएनएस क्या है? भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 73 क्या कहता है? दोज हु प्रिंट और पब्लिश एनी मैटर कंसर्निंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन द रेप और सेक्सुअल असॉल्ट केसेस विदाउट परमिशन would be punished with a 2-year jail sentence and a fine। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको पब्लिश करता है, स्पेशली किन केसेस में? रेप के केसेस में, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में, ऐसी प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करता है तो उसको कितनी सजा हो सकती है? 2 साल तक की जेल और उस पर फाइन भी इंपोज किया जा सकता है। ठीक है, तो ओनली एंड ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट यू कैन पब्लिश दीज प्रोसीडिंग्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पीनलाइजेस मॉब लिंचिंग। रिसेंटली हमारे देश में मॉब लिंचिंग के इंस्टेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, इसलिए
जो हमारा बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसने मॉब लिंचिंग को भी पिनलाइज किया है एट पार विद मर्डर। यानी कि जो भी व्यक्ति मर्डर करता है उसको जो सजा मिलती है, मॉब लिंचिंग करने वाले व्यक्तियों को भी वही सजा मिलेगी। तो मॉब लिंचिंग को एक बहुत ही सीरियस और ग्रेव ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि मॉब लिंचिंग करने वालों को 10 साल, 20 साल या डेथ पेनल्टी तक की भी सजा मिल सकती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस। वैसे इसके बारे में ब्रॉडली मैंने आपको बता ही दिया, बट फिर से एक बार और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर पेटी ऑफेंसेस। पेटी ऑफेंसेस, छोटे मोटे ऑफेंस जो कोई कमिट करता है उसको कम्युनिटी सर्विस की सजा मिल सकती है। सच एज, अब यहाँ पर पेटी ऑफेंसेस के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, यानी कि किन केसेस में हम एक व्यक्ति को कम्युनिटी सर्विस के लिए कह सकते हैं। एंड सच एज एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, यानी कि जो अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं, यानी कि somebody who has attempted to commit suicide but ultimately because of some other external factors he was saved, उस व्यक्ति को भी हम कम्युनिटी सर्विस की सजा दे सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट्स अनलॉफुली एंगेज्ड इन ट्रेड, पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट भी हम कम्युनिटी सर्विस की सजा दे सकते हैं। थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी लेस देन 5,000 रुपीज और पब्लिक इंटॉक्सिकेशन और डेफेमेशन, इन सब केसेस में हम क्या कह सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस की सजा दे सकते हैं। एक और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है, नो रेम्यूनरेशन फॉर कम्युनिटी सर्विस। यानी कि जहां पर ये गिल्टी पर्सन कहीं कोई कम्युनिटी सर्विस करेगा उसके लिए उसको कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज वन रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीरो एफआईआर्स। ये कहां पर ऐड हुआ है, जो हमारा पुराना सीआरपीसी था, अब जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, इसका जो सेक्शन 173 है उसने जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट ऐड किया है। जनरली क्या होता है, जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है उसी का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है जिस पुलिस स्टेशन के पास, वहीं आप एफआईआर रजिस्टर करोगे। सपोज आपने एक ऑफेंस कमिट हुआ है एक्स जुरिस्डिक्शन में और वाई जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन में आपने एफआईआर रजिस्टर करा दी। अब क्या वो आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर सकते हैं? नहीं, उनको आपकी जो एफआईआर है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा और आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द जीरो एफआईआर विद इन 15 डेज जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उसको ये एफआईआर फिर ट्रांसफर करनी पड़ेगी ताकि वो अपना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। ठीक है जी, जीरो एफआईआर क्या कहता है अब यहाँ पर, individuals have the right to file a FIR. FIR stands for First Information Report at any police station for a cognizable offense. अब ये cognizable offense क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जहां पर पुलिस आपको बिना वारंट के, बिना कोर्ट की परमिशन के अरेस्ट कर सकती है। तो जनरली ये किन केसेस में होगा, जहां पर बहुत ही कोई सीरियस, बहुत ही कोई हीनियस ऑफेंस कमिट हुआ है। Regardless of its jurisdiction, it states that the FIR must be transferred to the police station for handling crimes in that particular area within a span of 15 दिन। यानी कि आप FIR कहीं भी रजिस्टर करा सकते हो, within the 15 days of registration of FIR वो concerned पुलिस स्टेशन जिसकी jurisdiction है उसको भेज दी जाएगी ताकि वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, okay ji, so these are some broad important changes that have been brought by the new criminal laws. These are not the only laws. अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाह रही थी। हाँ जी, ये हमने एफआईआर का कॉन्सेप्ट अभी लास्ट में डिस्कस किया। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एक सवाल का जवाब कि क्या एक एक्यूज्ड पर्सन जिस पे एलिगेशन लगी है या जिसने किसी का मर्डर किया है, क्या वो पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर रजिस्टर करा सकता है या नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन जहां हम ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल हैव ए ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।